बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ और डिज़ीज़ को रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। अब इसके अंदर 3 हिस्से हैं। नंबर 1 के कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग की स्टेट को हेल्थ बोलते हैं। नंबर 2 नॉट मेयरली एंड एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। नंबर 3 सोशली और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। अब जो हेल्थ है WHO के मुताबिक वो एक आइडियलिस्टिक गोल है रादर देन रियलिस्टिक। हालांकि हेल्थ रियलिस्टिक होती है लेकिन WHO के मुताबिक आइडियलिस्टिक है। और WHO के मुताबिक हेल्थ एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि एक स्टेट है। डायनेमिक का मतलब चेंज होती रहती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है स्केल ऑफ आवर एक्सपेंडिचर, गुड्स वी कंज्यूम एंड सर्विस वी इंजॉय। कि हमारा एक्सपेंडिचर का स्केल क्या है, कौन कौन सी गुड्स हम इंजॉय करते हैं और कौन सी सर्विस हम यूज़ करते हैं, इंजॉय करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग WHO के मुताबिक 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। ओके, नंबर 1 इनकम एंड ऑक्यूपेशन। नंबर 2 स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन। और नंबर 3 लेवल ऑफ प्रोविजन ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, रिक्रिएशनल सर्विसेज। अब जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इसके कंपोनेंट्स भी देख लिया, डेफिनेशन भी देख ली। इसके डिपेंडेंस किस पे होती है, पर कैपिटा GNP पर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब हम कुछ इंडिकेटर पढ़ लेते हैं, HDI और PQLI। जो HDI है ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स, 0 से लेकर +1 तक होता है। ओके, ठीक है। और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो होता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। HDI के अंदर 3 डायमेंशंस है, लाइक को रटा मार लो, लॉन्गिविटी, इनकम, नॉलेज। ओके, ठीक हो गया। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, अब हम इसके कंपोनेंट्स वगैरह को देख लेते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, लॉन्गिविटी, इनकम और नॉलेज। जो लॉन्गिविटी होती है उसमें क्या आता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ओके, जबकि PQLI के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर एज आती है। नंबर 2 इनकम, इसमें इनकम आता है, जो इनकम होता है रियल GDP पर कैपिटा, जबकि GNP वाला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। जबकि PQLI के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। जो कंपोनेंट होता है HDI में वो नॉलेज है। नॉलेज में मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, इसके अलावा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो और लिटरेसी रेट, ये चीज़ें आ जाती है। जबकि वहाँ पर सिर्फ लिटरेसी रेट है लेकिन यहाँ पर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है। HDI 0 से लेकर +1 तक होता है लेकिन वो 0 से लेकर 100 तक होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ओके, पर कैपिटा इनकम, ये चीज़ें आ जाती है। अब ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, इसको बल्कि छोड़ देते हैं, PQLI को रट्टा मार लिया है। अब इंडिकेटर ऑफ हेल्थ है, कुछ मोर्टेलिटी के इंडिकेटर होते हैं, कुछ मॉर्बिडिटी के होते हैं, डिजीज़ के इंसिडेंस, प्रिवेलेंस रेट्स वगैरह होते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह। जबकि मोर्टेलिटी के अंदर क्रूड बर्थ रेट, एक्सपेक्टेशन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आ जाता है। अब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो एक पॉजिटिव मोर्टेलिटी इंडिकेटर होता है, यानी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, पॉजिटिव मोर्टेलिटी इंडिकेटर है। सुविलन इंडेक्स क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से हम ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी निकाल देते हैं। ओके, तो इसको आप डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कहते हैं। ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी क्या होता है कि बेड की डिसेबिलिटी और मेजर एक्टिविटी परफॉर्म ना करना। अब डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, इससे हम डिजीज़ का बर्डन मालूम कर सकते हैं और इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन को भी मालूम कर सकते हैं। इसके अंदर क्या देखते हैं, ईयर्स लॉस टू प्री मेच्योर डेथ और ईयर्स लिव्ड विद डिसेबिलिटी। ओके, ये एक्सप्रेस करता होता है। अब जो डेली है, डेली जो होता है मोर्टेलिटी और डिसेबिलिटी दोनों को मेजर करता है। जो डेली होता है ये ईयर्स ऑफ लॉस्ट लाइफ, कितने ईयर्स लॉस्ट हो गए लाइफ के और कितने डिसेबिलिटी से ईयर लॉस्ट हो गए उसको मेजर करता है। जो 1 डेली होता है इसका मतलब एक हेल्थी लाइफ लॉस्ट हो चुकी है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं क्वालिटी एडजस्टेंट। क्वाली होता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी को मेजर करता होता है। क्वाली क्या होता है कि जितने साल आप रहते हो परफेक्ट हेल्थ के अंदर, तो ये वैल्यू ऑफ मनी को असेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, इसका मीमोनिक है ही फ्लैग्ड, ही से हाउसिंग, फैमिली साइज, लिटरेसी रेट, अवेलेबिलिटी पर कैपिटा कैलोरी, GNP, ग्रोथ रेट, अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंसी रेशो। इसके बाद केस फर्टिलिटी रेट जो कि डिजीज़ की किलिंग पावर को रिप्रेजेंट करता है, विरुलेंस रिलेटेड होता है, टोटल नंबर ऑफ डेथ ओवर टोटल नंबर ऑफ केस। तो ये प्रोपोर्शन होता है, यानी ये परसेंटेज में हमेशा आएगा। और ये सर्वाइवल रेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी इसका ऑपोजिट होता है। यानी अगर आप CFR इज इक्वल टू 1 माइनस सर्वाइवल रेट। ओके, रेबीज़ का केस फर्टिलिटी रेट, एड्स का 100% होता है। लिमिटेशन ये है कि टाइम टेबल स्पेसिफिक नहीं होता, क्रॉनिक डिजीज़ के लिए होता है और ये वेरी करता है डिफरेंट एपिडेमिक के अंदर।
अब हम आइसबर्ग फिनोमिना की तरफ आ जाते हैं। आइसबर्ग के अंदर जो फ्लोटिंग टिप होती है, एक क्लिनिकल केस है जो कि फिजिशियन देखता होता है, जो कि सबमर्ज्ड पोर्शन है, ये हिडन पोर्शन होता है। इसमें लेटेंट, इनअपेरेंट, प्री सिम्प्टोमेटिक, अनडायग्नोस्ड कैरियर पेशेंट वगैरह आ जाते हैं। लाइन ऑफ डिमार्केशन जो कि वाटर की सरफेस होती है, यह अपेरेंट और इनअपेरेंट केसेस के दरमियान पड़ी हुई होती है। जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है उसको वाटर सरफेस भी कहते हैं, अपेरेंट और इनअपेरेंट के दरमियान में होती है। अब जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होता है, एपिडेमियोलॉजिस्ट ने हमेशा आइसबर्ग के हिडन पोर्शन को, जो कि डूबा हुआ है पानी के अंदर, उसको देखना है। लेकिन जो क्लिनिशियन है उसने जो उसका जो एरिया नज़र आ रहा है, टिप ऑफ आइसबर्ग या फ्लोटिंग पार्ट है, उसको देखना होता है। जो स्क्रीनिंग होती है वो हमेशा हिडन पोर्शन की जाती है, लेकिन जो डायग्नोसिस होती है वो हमेशा टिप ऑफ आइसबर्ग की होती है। फ्लोटिंग पोर्शन के अंदर हमेशा हमेशा क्लिनिकल केसेस होते हैं, जबकि जो हिडन पोर्शन होता है या जो डूबा हुआ पोर्शन है, संकन पोर्शन है, उसके अंदर इन अपेरेंट, लेटेंट, कैरियर, प्री सिम्प्टोमेटिक वगैरह या अनसिम्प्टोमेटिक पेशेंट आ जाते हैं। अब जो आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिजीज़ है, MTR से रट्टा मार लेना, मीजल्स, टेटनस, रूबेला, रेबीज वगैरह, तो ये डायग्राम आप देख सकते हो। अब डिजीज़ के दो टाइप के फेजेस होते हैं। अच्छा, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड भी होता है, इंटरेक्शन बिटवीन एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। अब डिजीज़ के दो टाइप के फेजेस होते हैं, प्री पैथोजेनिस और पैथोजेनेसिस। प्री पैथोजेनेसिस का मतलब है डिजीज़ के ऑनसेट से पहले वाला, यानी ये रिस्क फैक्टर वाला होता है। अब एपिडेमियोलॉजी ट्रायड एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट के दरमियान में होता है। प्री पैथोजेनिक फेज के अंदर जो प्रिवेंशन की जाती है रिस्क फैक्टर के लिए, तो वो होती है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब पैथोजेनेसिस फेज है, इसमें ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया है, मल्टीप्लाई करता है, इनिशिएट करता है, डिजीज़ को प्रोग्रेस करता है। आउटकम क्या हो सकता है कि डिजीज़ ठीक हो गया या डिसेबिलिटी या डेथ हो गया। अब जो होस्ट है वो क्लिनिकल केस भी हो सकता है, सब क्लिनिकल केस भी हो सकता है, या कैरियर भी हो सकता है। और पैथोजेनिक फेज के अंदर सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। प्राइमरी के अंदर हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ एजुकेशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। आगे अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन वगैरह आ जाती है। ओके, अब कंट्रोल ऑफ डिजीज़ है। सर्विलेंस के अंदर ऑन गोइंग, पहला रट्टा मार लेना, ऑन गोइंग। नंबर 2 सिस्टमैटिक, डाटा की कलेक्शन, फिर उसकी एनालिसिस होगी, फिर इसको आपने यूज़ करना है। ओके, ऐसे एक्शन के लिए जिससे आप डिजीज़ को प्रिवेंट या कंट्रोल कर सके, तो उसको सर्विलेंस कहते हैं। सर्विलेंस मेनली बहुत सारे टाइप की होती है। पैसिव के अंदर डाटा इटसेल्फ रिपोर्ट किया जाता है हेल्थ सिस्टम की तरफ। फॉर एग्जांपल पेशेंट फीवर की तरफ, फीवर की वजह से आ रहा है, प्राइमरी हेल्थ केयर वगैरह, तो इसमें आप डाटा वगैरह पैसिव सर्विलेंस के लिए। जो एक्टिव सर्विलेंस होती है, इसमें हेल्थ सिस्टम एक्टिवली डाटा को गेन करता है, लेकिन पैसिव के अंदर डाटा खुद ब खुद पहुंच जाता है। ओके, हेल्थ सिस्टम के पास। यानी एक्टिव सर्विलेंस के अंदर जो हेल्थ सिस्टम या जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होता है वो कम्युनिटी के अंदर जाता है ताकि उसको डाटा मिल सके। ओके, घर बाय घर जाना, वहाँ से स्लाइड्स वगैरह लेना। ओके, इसके बाद सेंटिनल सर्विलेंस होती है। सेंटिनल सर्विलेंस के अंदर स्पेसिफिक कंडीशंस की रेट ऑफ अकरेंस को मॉनिटर करना, ताकि हम डिजीज़ की स्टेबिलिटी को या हेल्थ लेवल को देख सके। यानी डिजीज़ रेट को स्टडी करना स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर, ताकि आप ट्रेंड्स को देख सके। फॉर एग्जांपल हेल्थ प्रैक्टिशनर देखते हैं कि कोविड कितना चल रहा है, तो वो मिसिंग केसेस को देखते हैं और नोटिफाइंग केसेस को सप्लीमेंट कर देते हैं। तो उसका मेन मकसद क्या है? मिसिंग केसेस को, जो हमें नहीं मिल सके, उनको आइडेंटिफाई करना और सप्लीमेंट करना नोटिफाइड केसेस को। और मॉनिटरिंग और सर्विलेंस में क्या डिफरेंस होता है? मॉनिटरिंग एक परफॉर्मेंस होती है और एनालिसिस होता है रूटीन मेजरमेंट का, जबकि सर्विलेंस चलती रहती है कंटिन्यूसली। ये वन टाइम लीनियर एक्टिविटी है मॉनिटरिंग, जबकि कंटिन्यूस एक्टिविटी होती है। मॉनिटरिंग के अंदर आपको फीडबैक नहीं होता, सर्विलेंस के अंदर फीडबैक होता है। मॉनिटरिंग के अंदर एक्शन नहीं लेते, उसमें एक्शन होता है, इसको स्टॉप कर देते हैं जब डिजीज़ ख़त्म होता है। सर्विलेंस को स्टॉप नहीं कर सकते। मॉनिटरिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि सर्विलेंस एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अब जो डिजीज़ की कंट्रोल है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। ओके, तो पहला डिजीज़ का कंट्रोल, फिर एलिमिनेशन, फिर इरेडिकेशन होती है। यानी डिजीज़ कंट्रोल रेफर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ डिजीज़, तो डिजीज़ कंट्रोल क्या होता है? डिजीज़ कंट्रोल का मतलब है टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन, कि डिजीज़ की ट्रांसमिशन को इतना ज़्यादा कम कर देना कि वो हेल्थ प्रॉब्लम ही ना ख़त्म हो जाए। यानी इंसिडेंस को कम कर देना, ड्यूरेशन को कम कर देना, इफेक्ट को, फाइनेंशियल बर्डन को। एलिमिनेशन के अंदर कंप्लीट इंटरप्शन कर देना ट्रांसमिशन की, जबकि उसमें ट्रांसमिशन को रिड्यूस करते थे, इसमें ट्रांसमिशन को कंप्लीट इंटरप्ट कर रही है। ओके, लेकिन कॉजेटिव एजेंट अभी भी इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है। जो डिजीज़ एलिमिनेशन होती है, ये जियोग्राफिकल टर्म है, यानी ये स्पेसिफिक कंट्री के अंदर या स्पेसिफिक रीजन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ओके, पूरी ग्लोबली हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहती है कि इंडिया ने इतने डिजीज़ को रिमूव किया, बस को छोड़ दो।
इसके बाद डिजीज़ इरेडिकेशन है। इरेडिकेशन का मतलब कंप्लीट एक्सटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के इस ऑर्गेनिज्म को या इन्फेक्शस ऑर्गेनिज्म को जड़ से उखाड़ के फेंक देना। तो ये ऑल और नन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, या तो डिजीज़ होगा या नहीं होगा। तो जो डिजीज़ इरेडिकेशन है वो ग्लोबल टर्म है, जबकि डिजीज़ एलिमिनेशन जियोग्राफिकल टर्म है, यानी पूरे प्लानट के लिए इस्तेमाल होता है। पूरी दुनिया ने सिर्फ एक ही डिजीज़ को निकाला है, वो है स्मॉल पॉक्स। ओके। अब प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ है। प्राइमोडियल के अंदर अंडरलाइंग कंडीशंस को या अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर को हम रिमूव कर देते हैं, जबकि प्राइमरी के अंदर क्या करते हैं, प्राइमरी के अंदर आप पर्सनल और कम्युनिटी एफर्ट करते हैं। सेकेंडरी के अंदर अर्ली डिटेक्शन, प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन वगैरह ये सब चीज़ें करते हैं। ओके। पहला प्राइमोडियल। प्राइमोडियल के अंदर रिस्क फैक्टर की इमरजेंस को या डेवलपमेंट को प्रिवेंट करते हैं। ओके। उन पॉपुलेशन के अंदर जिनमें अभी तक अपेयर ही नहीं हुए। ओके। इसमें इंडिविजुअल एजुकेशन आती है और मैथ एजुकेशन आता है। असल में ये प्राइमरी प्रिवेंशन ही होती है और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर होती है। द प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस और डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर इज कॉल्ड प्राइमोडियल प्रिवेंशन। इसके बाद प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। तो ये एक्शन जो कि डिजीज़ की ऑनसेट से पहले किए जाते हैं, जिससे डिजीज़ की पॉसिबिलिटी रुक जाती है। अब इसमें हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। हेल्थ प्रमोशन के अंदर क्या होता है, हेल्थ प्रमोशन के अंदर हम होस्ट को स्ट्रेंथन करते हैं हेल्थ एजुकेशन से, जबकि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह, वैक्सीन वगैरह यूज़ करते हैं। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन जब करते हैं जब रिस्क फैक्टर मौजूद है लेकिन डिजीज़ अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अगर रिस्क फैक्टर भी मौजूद नहीं है तब भी आप प्रिवेंट कर रहे हो, तो वो प्राइमोडियल प्रिवेंशन होती है और ये प्री पैथोजेनिक फेज के अंदर की जाती है। ओके। इसके बाद सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है, डिजीज़ हो गया है लेकिन डिजीज़ की प्रोग्रेशन को आपने रोक देना है, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर देना है। ओके। डिजीज़ की प्रोग्रेशन को इंसिपिएंट स्टेज पे रोक देना है। तो इसके अंदर मजीद दो मेथड आते हैं, अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। ओके। ठीक हो गया। जबकि उसमें क्या था, उसमें हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन था, जबकि यहाँ पर अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट होता है। अर्ली डायग्नोसिस के अंदर आप बायोकेमिकल, फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को पहले से डिटेक्ट करना शुरू कर देते हो। फॉर एग्जांपल आपने AFB वगैरह टीबी के लिए जो एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं उसमें स्पुटम का स्मेयर एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं, जबकि सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन उस वक्त अप्लाई होती है जब डिजीज़ स्टार्ट हो चुका है। ओके। टर्शियरी के अंदर डिजीज़ अर्ली स्टेजेस को क्रॉस कर चुका है, यानी डिजीज़ काफ़ी एडवांस हो गया है, तो इसमें डिसेबिलिटी को लिमिट करते हैं, इम्पेयरमेंट को लिमिट करते हैं, सफरिंग को मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब इसके अंदर डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन है। डिसेबिलिटी लिमिटेशन का मतलब कि डिजीज़ को इम्पेयरमेंट से हैंडीकैप की तरफ नहीं लेकर जाना, जबकि रिहेबिलिटेशन के अंदर इंडिविजुअल की हाईएस्ट पॉसिबल हेल्थ को मेंटेन करना है। ओके। जो टर्शियरी होती है ये लेट पैथोजेनिक फेज़ के अंदर की जाती है। ओके। लेट पैथोजेनिक फेज़ के अंदर। इसके बाद एग्जांपल्स है यहाँ पर, तो उसको हम छोड़ देते हैं। आगे डिजीज़, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, दीद। डिजीज़ का मतलब एनी एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जिससे फंक्शन इम्पेयर हो जाए। इम्पेयरमेंट में साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन में एबनॉर्मेलिटी होती है। डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट की वजह से होती है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता इन अ नॉर्मल रेंज। और हैंडीकैप के अंदर एक डिसएडवांटेज होता है गिवन इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयरमेंट, जिसकी वजह से उसकी कोई रोल ख़त्म हो चुका है जिसको वो पूरा नहीं कर सका। लाइक पहले एक्सीडेंट हुआ, ये डिजीज़ है जिससे फंक्शन खत्म हो गया। लॉस ऑफ फुट है तो एनाटॉमी का स्ट्रक्चर निकल गया, इम्पेयरमेंट, वॉक नहीं कर सकता है, डिसेबिलिटेशन है। और एम्प्लॉयमेंट हो गई है, जॉब खत्म हो गया। इसके बाद इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ है, इसका वॉल्यूम 10 है। ओके। इसको ऐसे छोड़ देते हैं, वैसे इतने काम की नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिसलेनियस चीज़ें दी हुई है। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम प्लेस पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन एपिडेमियोलॉजी के अंदर, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के अंदर। तो 3 टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और पीरियोडिक फ्लक्चुएशन। जो शॉर्ट टर्म होती है उसमें एपिडेमिक वगैरह आ जाती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है एपिडेमिक की? एपिडेमिक का मतलब है कि किसी भी डिजीज़ के जो केसेस है या नंबर है वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से बढ़ चुके हैं। ओके। ठीक हो गया। और तकरीबन 3 से लेकर 5 साल तक हम देखते होते हैं। अगर नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी 0 है, इसका मतलब एक केस भी आ गया तो वो एपिडेमिक है, यानी अगर 0 केसेस थे उसके अंदर एक केस भी आ गया तो वो एपिडेमिक होती है। ओके। तो एपिडेमिक का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ केसेस इज शुड बी ग्रेटर देन मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसकी 2 टाइप की होती है एपिडेमिक, कॉमन सोर्स और प्रोपेगेटेड। कॉमन सोर्स में सिंगल एक्सपोजर हो सकता है जिसको पॉइंट सोर्स कहते हैं, जबकि कंटिन्यूस में मल्टीपल एक्सपोजर होते हैं। प्रोपेगेटेड में पर्सन टू पर्सन, आर्थ्रोपॉड वेक्टर और एनिमल रिजर्वायर। और तीसरी स्लो होती है। ओके। ये था हमारा शॉर्ट टर्म। इसके बाद पीरियोडिक फ्लक्चुएशन है। पहला सीजनल और दूसरा साइक्लिक होता है। सीजनल के अंदर सीजनल वेरिएशन होती है, साइक्लिकल के अंदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो साइकिल में रहता है। लॉन्ग को हम सेकुलर कहते हैं। ओके। लॉन्ग पीरियड में इन्वॉल्व करता है, लाइक कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह ये आ जाते हैं। कुछ और हम चीज़ें कर लेते हैं, MCQs पॉइंट्स वगैरह।
ओके, तो जो हेल्थ होती है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी एंड एबिलिटी टू लीड अ सोशली और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। ये आइडियलिस्टिक गोल है और हेल्थ को रिगार्ड नहीं करता एज अ डायनेमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ अ यूजुअल स्केल ऑफ आवर एक्सपेंडिचर, द गुड्स वी कंज्यूम एंड द सर्विसेज वी इंजॉय। तो इसमें इनकम, ऑक्यूपेशन आ जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग, सैनिटेशन और लेवल ऑफ प्रोविजन है। ओके, फिर इसके बाद है, छोड़ देते हैं इसको, जकार्टा वगैरह को छोड़ देते हैं। ह्यूमन पॉवर, अच्छा एच डी आई और पी क्यू एल आई। एच डी आई में क्या होता है, लॉन्गिविटी होती है, लॉन्गिविटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होती है। नंबर टू होता है लिटरे इनकम है, लाइक को रटा मारना, रियल जी डी पी पर कैपिटा और नॉलेज मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग माइनस ग्रॉस इनरोलमेंट और लिटरेसी रेट, इसको देख लेना आप, 0 से लेकर 1 तक होता है। ओके, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को छोड़ देते हैं, बाकी कॉफिशेंट है इसको भी छोड़ देते हैं, फार्मूला है। अच्छा, डेली क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, पॉजिटिव मोर्टेलिटी है। डेली क्या होता है, डिसेबिलिटी रेट होता है। ओके, जबकि बेड टर्न ओवर रेशियो क्या होती है, हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन रेट होता है। इसके बाद सिविलियन इंडेक्स क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी। ओके, और ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी के अंदर बेड डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज़, तो ये मोस्ट एडवांस इंडिकेटर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी। जबकि डेली क्या है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, इस ये डिजीज़ के बर्डन को देखता होता है डिफाइंड पॉपुलेशन के अंदर, और इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन में देखता होता है। तो ये एक्सप्रेस करता है ईयर लॉस टू द प्रीमेच्योर डेथ और ईयर्स लिव विद डिसेबिलिटी के ईयर्स कितने लॉस हो गए प्रीमेच्योर डेथ की वजह से या डिसेबिलिटी की वजह से, कितने साल ज़ाया हो गया। तो ये मोर्टेलिटी को, डिसेबिलिटी को, दोनों को देखता है, मोर्टेलिटी में प्रीमेच्योर डेथ और डिसेबिलिटी में। ठीक है, केस फेटेलिटी रेट, विरुलेंस को या किलिंग पावर को देखता है, डिपेंडेंसी रेशो, आगे नीड फॉर सोसाइटी वगैरह, मॉर्बिडिटी डाटा, डिपार्चर फ्रॉम द हेल्थ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तो उसका सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर मेमोरी क्या है, सोशो इकोनॉमिक ही फ्लैक्ट, इसको रट्टा मार लेना। आई एम आर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टेड रेट होता है। ठीक है, आई एम आर सेंसिटिव इंडेक्स है, अवेलेबिलिटी वगैरह। ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, सेकंड बेस्ट है। ओके, जो बेस्ट होता है वो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है। ओके, इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। ओके, अच्छा, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, ये तो पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह पॉजिटिव वगैरह है। सुलिवन इंडेक्स ऑफ डिसेबिलिटी, चैंडलर इंडेक्स हुक वॉर्म में देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के जो आप यूएल स्केल ऑफ आवर एक्सपेंडिचर वगैरह, प्रेगनेंसी रेट इसको छोड़ देते हैं, केस फेटेलिटी रेट विरुलेंस से रिलेटेड है। ओके ओके ओके, साइलेंट एपिडेमिक है। अच्छा, डिजीज़ के दो फेजेस होते हैं, पैथोजेनिक, प्री पैथोजेनेसिस और पैथोजेनिक। प्री पैथोजेनिक का मतलब बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज़ के रिस्क फैक्टर पे मैन है। इसमें एपिडेमियोलॉजी ट्राइड होता है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। पैथोजेनिक फेज के अंदर क्या होती है, हमारी सेकेंडरी और टर्शियरी होती है मेनली। ओके, ठीक हो गया, इसमें स्क्रीनिंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह होती है ऑर्गेनिज्म की। इसके बाद कंट्रोल ऑफ डिजीज़ है। सर्विलेंस क्या होता है, ऑन गोइंग सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, और उस डाटा को यूज़ करना फॉर एक्शन फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़। पैसिव सर्विलेंस होती है जिसमें डाटा खुद ब खुद हेल्थ सिस्टम की तरफ पहुंच जाता है। एक्टिव के अंदर जो हेल्थ सिस्टम होता है वो एक्टिवली डाटा को कलेक्ट करता होता है। सेंटिनल के अंदर हम रेट ऑफ अकरेंस ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन को मॉनिटर करते हैं ताकि हम हेल्थ को देख सकें, लेवल वगैरह को। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं डिजीज़ कंट्रोल एलिमिनेशन। डिजीज़ कंट्रोल के अंदर ट्रांसमिशन को रिड्यूस कर देते हैं जिसकी वजह से वो आगे पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम कम हो जाती है। डिजीज़ एलिमिनेशन के अंदर कंप्लीट इंटरप्शन होती है ट्रांसमिशन की, लेकिन ऑर्गेनिज्म अभी तक कम्युनिटी के अंदर है। जियोग्राफिकल प्रोसेस है। डिजीज़ रेडिकेशन में कंप्लीट एक्सटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, टेयरिंग आउट बाय रूट। ओके, फिर इसके बाद हम आगे आते हैं डिजीज़ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग और सर्विलेंस है। मॉनिटरिंग इज़ द परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस ऑफ रूटीन मेजरमेंट्स जिनका मेन फंक्शन है